Hello my YouTube fam and welcome back to your own channel. My name is अखिल महेश्वरी. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 33. आज हम पढ़ने वाले हैं फायोलिज्म के नेक्स्ट टू प्रिंसिपल्स, जिसमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 63. एंड शुरू करने से पहले क्या होता है हमेशा हमारा स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर. इस प्रिंसिपल को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं जो हमने सबने एक्सपीरियंस किया है. अच्छा, आप मेरे को बताओ, मैं आपको दो सिचुएशंस देता हूं, आप मुझे बताना दोनों में से कौन सी सिचुएशन बेसिकली आप प्रेफर करोगे. एक तो आपके क्लास में एक टीचर आता है या आते हैं और वो टीचर आपको आकर के फटाफट अपने हिसाब से रैंडमली जो भी उनका मनपसंद टॉपिक होता है वो स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना और आप पढ़ रहे हो. सिचुएशन नंबर 1. सिचुएशन नंबर 2 ये है कि वो आते हैं आपके सर या मैम या जो भी आपके पर्टिकुलर टीचर हैं और वो आपसे पूछते हैं कि क्या पढ़ना चाहते हो आप बेसिकली. हाँ, आप तो ये बोलोगे हम कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, बट इन द सेंस कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा दिया जाए, पहले चैप्टर 2 पढ़ा दें या चैप्टर 3 पढ़ा दें. ठीक है, और आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर पढ़ा देते हैं. ठीक है, तो मेरे को ये बताओ दोनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन आपको ज्यादा बेटर लगती है, ज्यादा राहत प्रोवाइड करने वाली लगती है. ऑब्वियसली द सेकेंड वन, है ना, कि आपको अच्छा लगेगा कि यार हमसे भी पूछा जा रहा है, हमसे भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, है ना, और आपको ऐसा लगेगा कि यार आप भी उस क्लासरूम के पार्ट हो, आपसे भी पूछा गया और उसके बाद उस चीज को इंप्लीमेंट किया गया. सो वी फील गुड वेन एवर समबडी टेक्स आवर सजेशंस इनटू कंसिडरेशन, है ना. अच्छा लगता है हमें अंदर से जब कोई हमारे सजेशन को कंसिडर करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे इज्जत देता है या वेटेज देता है. ठीक है, सो हेनरी फायोल ने यही चीज कही है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में. सबसे पहले इनिशिएटिव का मतलब समझो. इनिशिएटिव का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन और टू इंस्ट्रक्ट इन अ प्रोजेक्ट. इनिशिएटिव का मतलब हुआ स्टार्ट करना, ठीक है, किसी चीज को, है ना, या फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे. सो व्हाट फायोल सेड, यहां पे हैशटैग पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट. Fayol suggested that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in planning. कि फायोल ने क्या कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए जब आप कोई प्लान बना रहे हो और कोई प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो. ऐसा नहीं हो कि आप बॉस हो तो आप सीधा ऑर्डर फरमा रहे हो, ओए चलो उठ ये वाला काम कर, ओए यहां से यहां कर दे, यहां से वहां कर दे. अगर आप सिर्फ ऑर्डर्स दोगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा. ठीक है, उसे लगेगा कि यार उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सिर्फ महज एक नौकर है, सिर्फ एक एम्प्लॉई है. ठीक है, उसे फैमिली वाले टर्म्स नहीं लगेंगे और ना ही वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाएगा हर एक एक्टिविटी में. टू द कॉन्ट्रेरी, अगर एक अच्छा मैनेजर कौन होगा, वो बंदे से पूछे कि हाँ भाई तू बता यार क्या हो जाना चाहिए इसके अंदर, तेरा कोई सजेशन है, तेरे पास कोई आइडिया है तो तू बता. तो जब भी एम्प्लॉइज से पूछा जाएगा तो फायोल ने कहा कि इससे एम्प्लॉइज जो होंगे, इनिशिएटिव प्रोवाइड्स इमेंस सैटिस्फैक्शन. एम्प्लॉइज को अंदर से सैटिस्फैक्शन मिलेगा. दे विल फील दैट दे हैव कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. उन्हें अच्छा लगेगा कि यार कोई हमारी भी सुनता है और हमारे सजेशंस को भी वेटेज मिलती है. और एक सैटिस्फाइड एम्प्लॉय हमेशा विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू इट्स मैक्सिमम, है ना. देन what next arrow says, read with me, when the plans are set up in consultation with the employees, they will feel as if it is their own plan and will show commitment. कि जब एम्प्लॉइज से कंसल्ट मतलब एडवाइस लेकर के, सजेशंस लेकर के कोई प्लान बनाया जाता है, जब भी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जा रहा है, तो जब भी एम्प्लॉइज से कंसल्टेशन, एम्प्लॉइज से सजेशंस लिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, एम्प्लॉइज को लगता है कि यार ये तो मेरा ही प्लान है. ठीक है, और वो उस प्लान पर पहले से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करते हैं और डेडिकेशन एंड कमिटमेंट उनका बढ़ जाता है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, अ डेडिकेटेड एंड कमिटेड एम्प्लॉय इज गोइंग टू बेनिफिट यू, इज गोइंग टू क्रिएट योर फॉर्चून्स. ठीक है, उसके बाद हेनरी फायोल ने क्या कहा, दिस गिव्स मैनेजमेंट सम मोर वेज एंड मेथड्स. तो देखो ये इनिशिएटिव जो है ये दोनों वेज में बेटर है, 2 वेज है ये. कैसे? फर्स्ट वे में जब आप एम्प्लॉय से पूछ रहे हो तो एम्प्लॉय की साइड से क्या हो रहा है, उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे लग रहा है ही और शी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका भी कुछ से है, उसकी भी बात की कोई तवज्जो मिलती है, उसको वेटेज दिया जाता है.
देन सेकेंड थिंग क्या है, मैनेजमेंट को भी हो सकता है एक्चुअली कोई अच्छा आइडिया मिल जाए, कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए। जैसे मैगी के साथ क्या हुआ था, मैगी जब इंडिया में फेल हो गई थी, मैगी को डिस्पर्स करने वाले थे वो लोग, डिसाइडेड था कि मैगी बंद होने वाली है, तभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक बहुत छोटे से लेवल के एम्प्लॉय ने क्या कहा, ये सजेशन दिया कि आप मैगी को फ्री में बांट दो बच्चों को, ऐसे भी तो फेंक रहे हो वैसे फेंक दो। तो क्या हुआ उससे, उसका सिर्फ ये सजेशन, सिर्फ ये इनिशिएटिव लेना पूरे मैगी, पूरे नेस्ले इंडिया को कितना इफेक्टिव हुआ कि आज मैगी सक्सेसफुली अपने 30+ ईयर्स इंडिया में कर चुकी है। दाल रोटी खाने वाले इंडियंस को भी मैगी ने नूडल्स खाने की आदत डाल दी, जस्ट बिकॉज दे टुक अ सजेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय। सो ये दोनों को बेनिफिट करता है। टू वन साइड, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय, and to the other side it gives more ways, suggestions and methodologies to the management. Then next arrow पे ध्यान दो, this will make the working environment more interesting, more cooperative and more effective. Obviously देखो, अगर कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा सजेशन में, प्लान बनाने में, तो क्या होगा, उसे भी लगेगा कि यार वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ही विल फील साइकोलॉजिकली वेरी मोटिवेटेड। तो जो एनवायरमेंट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सुपीरियर अगर एम्प्लॉय को कोई कुछ बोलेगा तो सबॉर्डिनेट, सुपीरियर अगर सबॉर्डिनेट को कुछ बोलेगा तो सबॉर्डिनेट बहुत अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाएगा। उसे लगेगा कि कोई बात नहीं, मैं भी इस पार्ट हूं, मेरा ही तो प्लान है और इसको मैं और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ठीक है। और वो सबको ये बताएगा कि अरे यार ये प्लान तो मेरा ही है, तुम अच्छे से परफॉर्म करो। वो खुद भी मोटिवेट होगा और सबको भी मोटिवेट करेगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हेनरी फायोल ने सिखाई। उन्होंने ये बोला, इनिशिएटिव डजंट मीन्स डिसओबीडियंस। इसका मतलब ये नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब सिर्फ यही है कि आप एम्प्लॉय से सजेशन लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपके सजेशन को कंसिडर ही किया जाएगा, या फिर अगर मैनेजमेंट ने पहले से कोई डिसीजन ले लिया है उसके बाद अगर आप इनिशिएटिव दे रहे हो, उसके बाद अगर आप कोई सजेशन दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आपको डिसओबे नहीं करना है मैनेजमेंट को। ऐसा नहीं हो एज एन एम्प्लॉय आप तो रूठ जाओ, है ना, कि नहीं यार मैं तो काम नहीं कर रहा यार, मेरा तो सजेशन ही इन्होंने ना इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने तो इनको सजेशन दिया था। नो, initiative doesn't means disobedience. Initiative simply mean that you should take suggestion from employee, but अगर मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड कर लिया है तो कभी भी कोई भी एम्प्लॉय उस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, डिसओबे नहीं होना चाहिए। आया आपको समझ में? चलो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात कर ले, पॉजिटिव एस्पेक्ट की। तो देखो, डेवलप फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉइज। बिलोंगिंगनेस मतलब जुड़ाव, है ना, रिश्ता। तो जब एम्प्लॉइज अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको लगता है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन मैटर करता है, तो क्या होता है, वो लोग बिलोंगिंगनेस फील करते हैं, जुड़ाव सा महसूस करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। देन एम्प्लॉइज अचीव द टारगेट ऑन टाइम। अब अगर आपका सजेशन लिया गया कंसीडर में और आपके प्लान पर ही सब लोग काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली खुद बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे और ज्यादा अच्छे से काम करोगे। तो एफिशिएंसी तो खैर बढ़ती है, इफेक्टिवनेस और भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन की अगर अपन बात करें तो ऐसा है कुछ, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अगर आप सिर्फ उसे ऑर्डर ही ऑर्डर दिए जा रहे हो और आप उसका इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे, उसकी बात सुन ही नहीं रहे, उसका पक्ष सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, उसे लगेगा कि यार क्या है यार, बेकार, बस ऑर्डर ऑर्डर दिया जाता है मेरे को और मैं काम कर रहा हूं। तो वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अंदर से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट फ्रॉम सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पाएगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा उसको। देन डीमोटिवेशन अमॉन्ग एम्प्लॉइज, एंड एम्प्लॉइज के अंदर क्या आ जाएगी, डीमोटिवेशन आ जाएगी। दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म टू द मैक्सिमम ऑफ देयर कैपेबिलिटीज। आया आपको समझ में प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव? अब हम पढ़ेंगे फायोलिज्म का लास्ट प्रिंसिपल, एस्प्री डी कॉ, ठीक है। एस्प्री डी कॉ क्या है, बहुत अजीब सा टर्म लग रहा है ना। एस्प्री डी कॉ का मतलब होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट, इसका मतलब होता है एकता में शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। देखो यहां पे लिखा है मैंने, एस्प्री डी कॉ मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है, कि अकेला इंसान कुछ नहीं उखाड़ सकता, अगर वो टीम में हो तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि एक फार्मर एक मैच स्टिक देता है एक बंदे को तोड़ने को,
है ना, अपने बेटे को तो वो तोड़ देता है, और वही वो 10-20 मैच स्टिक एक साथ देता है तो वो नहीं तोड़ पाता. सो विच बेसिकली व्हाट इट क्लियरली सेज दैट एसपीडी कॉ यूनियन इज स्ट्रेंथ. ठीक है. सो व्हाट फायोल सेड इन दिस प्रिंसिपल, फायोल एम्फेसाइज्ड ऑन टीम वर्क. फायोल ने कहा रेदर देन गोइंग ऑन इंडिविजुअलिज्म, सबको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए एंड टीम वर्क में काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए. ये बिल्कुल जो अपने एफडब्ल्यू टेलर थे उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म पे काफी ज्यादा रिलेट करता है. ठीक है. देन आप आई बटन पे जाकर के चेक कर सकते हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा उसका लिंक. Every employee in the organization must consider him as a part or a member of a team. So what Henry Fayol said according to this principle कि हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर फील करना चाहिए. उसे ये फील करना चाहिए कि वो सिर्फ यहां पर एम्प्लॉय नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन एक फैमिली है और उस फैमिली का एक मेंबर है. ठीक है. Then team contribution is always better and more than individual contribution. So what हेनरी फायोल सेड कि अकेला इंसान जितना उखाड़ेगा ना उससे ज्यादा और उससे बेटर हमेशा वो एक टीम में कर पाएगा. सो टीम कंट्रीब्यूशन, जब वो लोग टीम बना करके काम करेंगे, एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टीम काम करेगी तो ऑलवेज बेटर कंट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. और इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेफरेबल देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. ठीक है. देखो इसके बाद ये प्रिंसिपल क्या कहता है, मैनेजर मस्ट मेक फील एम्प्लॉइज एज मेंबर एंड डेवलप बिलोंगिंगनेस. ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हर एक एम्प्लॉय को ऐसी फीलिंग देनी चाहिए कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है एंड ऑर्गेनाइजेशन उसकी फैमिली ही है, उसका जुड़ाव है, बिलोंगिंगनेस है, एक रिश्ता है उसका ऑर्गेनाइजेशन से, एंड इट इज फार मोर देन प्रोफेशनल और पर्सनल. ठीक है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप एम्प्लॉइज को एक टीम बना करके काम करोगे तो टीम स्पिरिट में हमेशा ज्यादा अच्छे से काम होगा ना. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि प्रूफ भी करता है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्री डी कॉ को. ठीक है. सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन को 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे एक दिन में. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, 10 मेंबर्स में ये डिवाइड कर दिया. यानी 100 डिवाइडेड बाई 10 का क्या मतलब हुआ कि हर एक मेंबर कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. तो अगर यहां पे इंडिविजुअलिज्म होगा तो एक एम्प्लॉय क्या करेगा, वो अपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा और आराम से वो तो बैठ जाएगा, उसे मतलब ही नहीं होगा किसी और से, वो तो बोलेगा भैया मैंने तो मेरा काम कर दिया. ठीक है. लेकिन अगर टीम स्पिरिट होगा, एस्प्री डी कॉ होगा और उसे बिलोंगिंगनेस फील होगी तो वो क्या करेगा, अपने 10 यूनिट्स तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में जो बाकी 90 यूनिट्स हैं उसमें भी वो इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, उसमें भी वो हेल्प कर देगा दूसरे एम्प्लॉयज की कि कोई बात नहीं यार अपना ही तो काम है, चल अपन कर देते हैं. ठीक है. लाइक दैट. तो इसका एक और एग्जाम्पल ये कि मान लो अब अगर 10 लोगों को मिलकर के 100 यूनिट प्रोड्यूस करने थे तो हर एक को 10 करने थे. अब इसमें से मान लो 2 बीमार पड़ जाते हैं और अब 8 ही लोग हैं. ठीक है. तो क्या होगा, अगर टीम स्पिरिट नहीं हुई तो एम्प्लॉय बोलेगा मेरा तो काम 10 का ही है, मुझे तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के पैसे मिलते हैं, मैं तो इतना ही करूंगा. लेकिन अगर आपने टीम स्पिरिट क्रिएट कर रखा है तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई 8, हर एक एम्प्लॉय 12 या 13 यूनिट्स खुशी खुशी प्रोड्यूस कर देगा. इनफैक्ट 13 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देगा. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्प्री डी कॉ को आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप एम्प्लॉइज से मैक्सिमम ले सकते हो एंड एम्प्लॉइज खुद अपने साइड से मैक्सिमम देंगे टीम स्पिरिट फील करके. ठीक है. अब अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लें, अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली समझ में आता है, टीम स्पिरिट डेवलप होता है. पूरे प्रिंसिपल का मतलब ही यही है. देन ग्रुप गोल्स जो होते हैं वो अचीव हो जाते हैं. बैक टू द एग्जांपल, अगर एक बंदा सिंगल इंडिविजुअलिज्म कर रहा है तो वो अपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बाकियों को भूल जाएगा, उसे कोई लेना देना ही नहीं होगा. लेकिन अगर टीम स्पिरिट है तो वो बाकियों को भी हेल्प करेगा ताकि प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए. ठीक है. देन अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन क्या होंगे, नो टीम स्पिरिट, स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, कि कोई टीम स्पिरिट रहेगा ही नहीं, कोई टीम वाली भावना होगी नहीं, सब अपने अपने इंडिविजुअलिज्म पे होंगे, सबको अपने से ही मतलब होगा. ठीक है. देन टीम गोल में नॉट बी अचीव्ड. तो जो आपने ग्रुप गोल दिए हैं, पहली बात तो ग्रुप से नहीं बनेंगे, और अगर बने हुए भी हैं, आपने जबरदस्ती बनवा रखे हैं फॉर्मल रिलेशनशिप्स में, तो वहां पर वो टीम स्पिरिट कभी आएगा ही नहीं. सो इसके साथ हमने हेनरी फायोल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं.
कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे बताओ। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल एड्रेस आपको मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हैप्पी लर्निंग सबको बताओ एंड मिल करके बिजनेस स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स इजी बनाते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।